मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमने गणित की और विज्ञान की बहुत से वीडियो भेजे हैं। गणित के सूत्र का निगमन, विज्ञान में न्यूटन का नियम है और ऊर्जा संरक्षण के बारे में है। बहुत से वीडियो बनाकर भेजे हैं। आज हम आप लोगों को दर्पण के बारे में बता रहे हैं। दर्पण होता क्या है। दर्पण का मतलब है कोई वस्तु ले लें जिसको एक पृष्ठ अगर हम कलई कर देते हैं तो दूसरा पृष्ठ बहुत चमकीला दिखाई देता है, जिससे प्रकाश की किरणें वहां से टकरा कर वापस आ जाती हैं। उसको हम दर्पण कहते हैं। अगर कांच को हम एक पृष्ठ को कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, या अगर हम लोहा हो या कोई पत्तल हो उसके अगर पृष्ठ को हम चमकीला कर दें, प्रकाश की किरण वहां से परावर्तित हो जाए तो उसको हम दर्पण कहते हैं। दर्पण में हम अवतल दर्पण ले रहे हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध के लिए हमको अवतल दर्पण का चित्र बनाना है। मान लें अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो उभरा हुआ पृष्ठ कलाई करते हैं, जिससे अंदर दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल हो जाता है। अवतल दर्पण का जो बीच का भाग होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं। इसको P से लिखते हैं। और दर्पण को किसी वृत्ताकार वस्तु काट रहे हैं तो उस वस्तु का जो केंद्र होगा वहां से और ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु का जो केंद्र है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं। इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है फोकस बिंदु, उसको हम F से लिखते हैं। हमको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध निकालना है। मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के जो बीच की दूरी है वही वक्रता त्रिज्या होती है। फोकस से और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। इन दोनों दूरियों में संबंध ज्ञात करना है। इसके लिए हम एक वस्तु रख रहे हैं इसके मुख्य अक्ष पर। मान लें एक वस्तु रख दिए AB वस्तु के सिर से दो किरण दिखाएंगे। एक किरण हम दिखा रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ले जा रहे हैं जो दर्पण के बिंदु मान ले M से टकरा करके फोकस से होकर लौट जाएगी। और एक किरण हमको लेना है, दूसरी किरण हम ले रहे हैं इसी किरण से हमको दिखाना है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। एक चीज थोड़ा सा आप लोग गणित पर ध्यान दे दें। ये वृत्त है। वृत्त के किसी बिंदु पर त्रिज्या से जब मिलाते हैं, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो लंबवत होती है। ऐसे ही एक वृत्त है जो अवतल दर्पण हो, वृत्त है और उसका केंद्र है C को जब M बिंदु पर मिलाएंगे तो लंबवत होगी। लंबवत जाएगी रेखा। परावर्तन में आप लोग पढ़े होंगे, जब कोई किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो उसी चिकने तल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जिस बिंदु पर पड़ती है किरण उसको
आपतन बिंदु कहते हैं आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित होकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और उस बिंदु पर जब 90 अंश का कोण बनाकर रेखा खींचते हैं तो उसे अभिलंब कहते हैं। तो C को जब M से मिलाएं यहाँ पर लंबवत पड़ेगा तो ये अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे I से लिखते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे R से लिखते हैं। कोण I और R ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन का नियम पढ़े हैं कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण और दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। तो परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R, एक पॉइंट हो गया, एक समीकरण हो गया। और हम इस किरण को बोले हैं कि समांतर जा रहे मुख्य अक्ष के। मुख्य अक्ष के समांतर जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और तब इसको कहेंगे तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा जब करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, अर्थात यहाँ का कोण भी I आपतन कोण के बराबर होगा। ये कोण I हो जाएगा, यहाँ I कोण और ये दोनों एकांतर कोण हैं। तो कोण MCF, कोण MCF बराबर कोण I क्या बराबर है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। एकांतर कोण है। दोनों समीकरणों से तुलना करनी, समीकरण 1 और 2 की तुलना से दोनों में कोण I है, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। कोण MCF बराबर कोण R। कोण यहाँ का और यहाँ का, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब त्रिभुज CFM एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः त्रिभुज CFM एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें CF बराबर होगा MF। CF और MF बराबर। अगर इस दर्पण का जो ये वक्रता है, ये वक्रता और ज्यादा कर दे, मतलब इसका घुमाव और ज्यादा कर दे। जब वक्रता ज्यादा हो जाएगा तो बिंदु M जो P के नजदीक आ जाएगा। उस स्थिति में हम MF को PF के बराबर समझेंगे। इसको दिखा दे रहे हैं, इसको समीकरण नंबर मान ले 3। यदि दर्पण की वक्रता अधिक हो, दर्पण की वक्रता अधिक हो तो बिंदु M बिंदु P के समीप होगा, अर्थात MF बराबर FP।
समीकरण 3 में मान रख दें। एम एफ का मान एफ पी समीकरण 3 में रख दें। इसलिए समीकरण 3 से सी एफ बराबर हो जाएगा एफ पी। हम दूरी ले रहे हैं सीपी। सीपी को कैसे लिख सकते हैं? परंतु सीपी को हम दो भाग में लिख सकते हैं। सीपी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी। सी एफ और एफ पी बराबर दोनों है, तो दोनों में से एक उपयोग करेंगे, चाहे सी एफ का चाहे एफ पी का। लेकिन हमको ध्रुव से रखना है, दर्पण के ध्रुव से रखना है, तो सी एफ को हटा करके एफ पी ही रख दें। या सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी प्लस एफ पी। तो सी पी इक्वल टू 2FP। सीपी क्या है? सीपी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है, तो इसी को कहेंगे वक्रता त्रिज्या। एफपी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी है, तो इसको कहेंगे फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं आर से। सीपी मतलब ये वक्रता त्रिज्या, इसको आर से लिखेंगे। 2FP फोकस दूरी है, इसको स्मॉल एफ से लिखेंगे। ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हो गया। या इसको उल्टा करके लिखेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा R/2। अर्थात दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध हो गया अवतल दर्पण में। अगले वीडियो में अब आप लोगों को उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताएंगे। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।